नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाई और भाई वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमने लेसन नंबर 13 के फाइटोक्रोम सिद्धांत तक का टॉपिक हमने पढ़ लिया था। इससे आगे के टॉपिक का आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं वे हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रसुप्ति। प्रसुप्ति, हाँ भाई, बीज हैं। बीज पूर्णतया परिपक्व होने के बाद, बीज पूर्णतया परिपक्व होने के बाद वृद्धि है बंद कर देते हैं। बीज पूर्णतया परिपक्व होने के बाद वृद्धि बंद कर देते हैं। कुछ पौधों के बीजों को अनुकूल परिस्थितियों में उपलब्ध होने पर भी, कुछ पौधों के बीजों को अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होने पर भी वे अपने निर्माण के तुरंत बाद परिपक्व नहीं होते, अंकुरित नहीं होते। अर्थात कौन सी अवस्था ग्रहण करते हैं? प्रसुप्ति अवस्था ग्रहण करते हैं। लेकिन कई पौधों के बीज हैं वो तुरंत अंकुरित हो जाते हैं। कुछ बीज तो तुरंत बाद में अंकुरित नहीं होते और कुछ अंकुरित हो जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? यानी बीज है वो परिपक्व होने के बाद वृद्धि तो अवरुद्ध हो जाती है, लेकिन कुछ बीजों को तो अनुकूली परिस्थितियां उपलब्ध होने के बाद भी वे तुरंत बनने के तुरंत बाद अंकुरित नहीं होते, जबकि कुछ बीज तुरंत अंकुरित हो जाते हैं। अर्थात वे बीज जो अंकुरित नहीं होते, अर्थात वे बीज शरीर क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय रहते हैं। ये जो बीज हैं जो अंकुरित नहीं होते, ये क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय रहते हैं। क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय रहते हैं। इस अवस्था को ही प्रसुप्तावस्था कहते हैं। इस अवस्था को ही क्या कहते हैं? प्रसुप्ता अवस्था कहते हैं। और यह परिघटना प्रसुप्ति कहलाती है। परिघटना क्या कहलाती है? प्रसुप्ति। यानी बीजों के परिपक्व होने के तुरंत बाद में वृद्धि बंद हो जाती है। यानी बीज है परिपक्व होने के बाद वृद्धि बंद कर देते हैं। कुछ पौधों के बीजों को अनुकूली परिस्थितियां प्राप्त होने पर भी वे निर्माण के तुरंत बाद अंकुरित नहीं होते और कुछ अंकुरित हो जाते हैं। जो अंकुरित नहीं होते, वे बीज जो अंकुरित नहीं होते, क्यों अंकुरित नहीं होते? क्योंकि वो क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय रहते हैं। ऐसी परिघटना है, ऐसी अवस्था है, उसको प्रसुप्ता अवस्था कहते हैं। और ये परिघटना क्या कहलाती है? प्रसुप्ति कहलाती है। प्रसुप्ति का मतलब ऐसी अवस्था जहाँ पे उपापचयी क्रियाएं अत्यंत धीमी हो जाती हैं, क्या कहलाती है? प्रसुप्ता अवस्था। हाँ भाई, प्रसुप्ति के कारण जो अंकुरण है वो अस्थायी रूप से
कुछ समय के लिए निलंबित हो जाता है, कुछ समय के लिए निलंबित हो जाता है। प्रसुप्ति के कारण बीजों का जो अंकुरण है वो अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए निलंबित हो जाता है, जिस कारण बीज लंबे समय तक क्या रहते हैं भाई, अंकुरण योग्य बने रहते हैं। अगर ये निलंबन की अवधि की बात करें निलंबन अवधि की बात करें तो बबूल घास में प्रसुप्त अवस्था या निलंबन की जो अवधि है लगभग 5 से 10 वर्ष तक की होती है। 5 से 10 वर्ष। आर्कटिक टुंड्रा के अंदर ल्यूपिन के बीज पाए गए। उनकी प्रसुप्तावस्था या प्रसुप्ति अवस्था 1000 वर्ष आंकी गई है। 1000 वर्ष तक भी ये प्रसुप्ता अवस्था में रह करके अंकुरण योग्य बने रहते हैं। अधिकांश जो फसली पादप होते हैं, अधिकांश फसली पादपों के अंदर जो प्रसुप्तावस्था 2 से 5 वर्ष आंकी जाती है। मटर के अंदर प्रसुप्तावस्था, मटर में प्रसुप्तावस्था नहीं होती। अब ये प्रसुप्तावस्था पे बाह्य व आंतरिक, बाह्य व आंतरिक दोनों कारकों का प्रभाव पड़ता है। दोनों कारकों का प्रभाव पड़ता है। प्रसुप्ति होती है उसे 2 भागों में बांटा जाता है। प्रसुप्ति को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 जिसको हम प्राथमिक प्रसुप्ति कहते हैं। प्राथमिक प्रसुप्ति यानी जब बीज परिपक्व होने के तुरंत बाद अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होने पर अंकुरित नहीं होते, वो होती है प्राथमिक प्रसुप्ति। यानी बीज बने तुरंत बाद क्या मिली? अनुकूल परिस्थितियां मिली, फिर भी अंकुरित नहीं हुए। इसे को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक प्रसुप्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसे को प्राथमिक प्रसुप्ति कहते हैं। दूसरी बात सेकेंडरी यानी द्वितीयक प्रसुप्ति। द्वितीयक प्रसुप्ति यानी कई पादपों के बीज हैं, कई पादप हैं जिनके बीज बनने के तुरंत बाद प्रसुप्तावस्था नहीं ग्रहण करते, बल्कि संग्रह के दौरान जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण प्रसुप्ति अवस्था ग्रहण करते हैं। प्रसुप्ति अवस्था ग्रहण करते हैं, द्वितीयक प्रसुप्ति कहलाते हैं। इन बीज बनने के तुरंत बाद क्या प्राप्त कर लें? प्रसुप्तावस्था प्राप्त कर लें तो वे प्राथमिक प्रसुप्ति, और संग्रह के दौरान अगर प्रसुप्तावस्था वे ग्रहण करें तो द्वितीयक प्रसुप्ति कहलाती है। अब प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाले कारक, प्रसुप्ति को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? पहला है बाह्य बीजावरण या कठोर बीजावरण।
कठोर बीजावरण, यानी कई पौधों के जो बीज हैं उनके चारों ओर अत्यंत कठोर बीजावरण पाया जाता है, जो जल व ऑक्सीजन के लिए अपारगम्य होता है। ये बीज इस कारण लंबे समय तक अंकुरण योग्य बने रहते हैं और प्रसुप्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण है इसका अमरेंथस, यानी इन बीजों के चारों ओर क्या पाया गया है? कठोर बीजावरण पाया गया है। ये बीजावरण है जल और ऑक्सीजन हार्मोन के लिए क्या है? अपारगम्य है, और कठोर बीजावरण के कारण ये बीज लंबे समय तक प्रसुप्त अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा, भ्रूण की अपरिपक्वता। भ्रूण की अपरिपक्वता, हाँ जी, कुछ पौधों के बीज हैं वो भ्रूण परिपक्व होने से पहले ही प्रकीर्णित हो जाते हैं, यानी बीज बन गए और बीज बनने के बाद इन बीजों में जो भ्रूण है वो परिपक्व होने से पहले ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। यानी बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। अब ये तो चले तो गए, लेकिन भ्रूण है वो अपरिपक्व होता है। भ्रूण कैसा होता है? अपरिपक्व होता है। अतः जब तक भ्रूण का परिपक्व नहीं होता तब तक ये बीज हैं वो अंकुरित नहीं होते। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गिंगो, बाइलोबा, नीटम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। थर्ड आता है अपना बिंदु उत्तर पक्वन काल की आवश्यकता। उत्तर पक्वन काल की आवश्यकता। उत्तर पक्वन काल की आवश्यकता, यानी कई पौधों के जो बीज हैं परिपक्वन के तुरंत बाद अंकुरित नहीं होते, अपितु कुछ समय के लिए प्रसुप्त अवस्था ग्रहण करने के बाद ही अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होते हैं। अर्थात इस प्रसुप्ति अवस्था में बीज अंकुरित होने की क्षमता अर्जित करते हैं। इस प्रसुप्ति काल को ही उत्तर परिपक्वन काल कहते हैं, जो भिन्न पौधों के लिए भिन्न होता है। यानी कहने का मतलब बीज बना, बीज बनने के तुरंत बाद ये अंकुरित नहीं होगा, बल्कि ये कुछ समय के लिए कौन सी अवस्था ग्रहण करता है? प्रसुप्ति अवस्था ग्रहण करता है, और प्रसुप्ति अवस्था में के बाद में जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी ये अंकुरित तो हो जाता है। क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। अर्थात ये प्रसुप्ति अवस्था में गया है, इस प्रसुप्ति अवस्था में अंकुरित होने के लिए आवश्यक क्षमता है, अंकुरित होने के लिए आवश्यक क्षमता वो अर्जित करता है। इस समयावधि को ही उत्तर पक्वन काल कहते हैं, जो अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग होता है। विशिष्ट तापक्रम एवं प्रकाश की आवश्यकता। विशिष्ट तापक्रम एवं प्रकाश की आवश्यकता। हाँ भाई, कुछ पौधों के बीजों को अंकुरित होने से पहले शीतोपचार करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि शीत उपचार के बिना इन बीजों का अंकुरण नहीं होता। शीत ऋतु में इन बीजों का प्राकृतिक शीत उपचार हो जाता है। शीत उपचार हेतु अनुकूलतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे विशिष्ट तापक्रम, कई पौधे होते हैं जिनके बीज भाई सर्दियों के अंदर उपचारित होकर के जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तब अंकुरित होते हैं। ऐसे बीजों को अगर हमें गर्मियों में बोना है तो क्या करेंगे? बीजों को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर
उपचारित कर देंगे, अर्थात इनको कुछ समय के लिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पे रखा जाएगा। अब इन बीजों को अगर अंकुरित करेंगे तो ये बीज तुरंत अंकुरित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका है चेरी आक। इसी तरह कुछ बीज है वो प्रकाश की अवधि और गुणवत्ता के ऊपर अति संवेदी होते हैं। इन बीजों को फोटोप्लास्टिक बीज कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई फोटोब्लास्टिक बीज क्या है, तो आप क्या कहोगे? कुछ बीज प्रकाश की अवधि, कुछ बीज प्रकाश की अवधि गुणवत्ता एवं मात्रा के प्रति अति संवेदी होते हैं। इन बीजों को ही फोटोब्लास्टिक बीज कहा जाता है। अर्थात अगर एग्जाम्पल पूछे तंबाकू कैप्सेला, इसके एग्जाम्पल है। यानी इनको विशिष्ट अवधि के लिए प्रकाश चाहिए, साथ में भाई गुणवत्ता रूपी प्रकाश की आवश्यकता होती है, अर्थात तेज प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु आता है अपना 5वां बिंदु, अंकुरण निरोधकों की उपस्थिति। निरोधकों की उपस्थिति, हाँ भाई, गुद्देदार फलों के गुदे में पाए जाने वाले कई पदार्थ बीजों के अंकुरण का विरोध करते हैं। जो गुद्देदार फल होते हैं, गुद्देदार फलों के अंदर जो बीज पाए जाते हैं, उन बीजों के अंकुरण में गुदे के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ हैं, वो अंकुरण का विरोध करते हैं। ऐसे पदार्थों को अंकुरण निरोधक कहा जाता है। जैसे अंकुरण निरोधक क्या कहलाते हैं? ABA एब्सिसिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक अम्ल, फिनोलिक अम्ल, ये गुदे के अंदर पाए जाते हैं जो बीजों के अंकुरण का विरोध करते हैं। जैसे जैसे ये फल मृदा में पड़े रहते हैं तो इन अंकुरण निरोधकों का मृदा में निक्षालन हो जाता है और बीज अंकुरित हो जाते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे आम का ही कोई बीज है तो ये मृदा में गिरेगा तो धीरे धीरे इसका ये गुदा है ये विघटित हो जाएगा, और विघटित होने के बाद में जैसे ये बीज बाहर निकलेगा तो ये विभिन्न प्रकार के क्या हो गए, अंकुर निरोधक नष्ट हो जाते हैं और ये बीज अंकुरित हो जाता है। अंकुरण निरोधकों के प्रभाव को अंकुरण, जो अगर ये अंकुरण निरोधी प्रभाव है, इनके ऊपर अगर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाए, जिब्रेलिन का यानी गुदे के ऊपर यदि जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाए तो अंकुरण निरोधकों का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है और बीज क्या हो जाते हैं, तुरंत अंकुरित हो जाते हैं। अब बीजों की प्रसुप्ति भंग करने की कुछ विधियां हैं, ये पढ़ते हैं अपन। बीजों की प्रसुप्ति भंग करने की विधियां, प्रसुप्ति कैसे तोड़ें ताकि बीज तुरंत अंकुरित हो जाए। इसके लिए कई विधियां हैं। पहली विधि है खुरचना, यानी बीजों की प्रसुप्ति भंग करने की इस विधि में
कठोर बीजावरण को तोड़कर या खुरचकर कमजोर किया जाता है। बीजों के ऊपर क्या पाया जा रहा है? कठोर बीजावरण पाया जा रहा है ना। इस बीजावरण को खुरचकर या तोड़कर भाई क्या कर देते हैं? कमजोर कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। कुछ बीजों को क्या करते हैं? डाइल्यूट H2SO4 के अंदर या गर्म जल के अंदर, डाइल्यूट H2SO4 या गर्म जल के अंदर क्या किया जाता है? कुछ समय के लिए रखा जाता है ताकि उनका बीजावरण क्या हो जाए? मुलायम हो जाए और वो आसानी से उग जाए। तो पहला क्या हो गया? खुरचना। तो बीजों के कठोर बीजावरण को क्या कर देंगे अपन? खुरचकर तोड़कर कमजोर कर देंगे, उसको हटा देंगे, बीज तुरंत अंकुरित हो जाएंगे, या डाइल्यूट H2SO4 या गर्म जल के अंदर कुछ समय के लिए उनको रख देंगे ताकि बीजावरण है वो मुलायम हो जाए। दूसरा शीतन उपचार। शीतन उपचार यानी कुछ पौधों के बीजों को प्राकृतिक शीतोपचार की आवश्यकता होती है। यानी बीजों को क्या करेंगे? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पे उस समय के लिए रखेंगे और उनकी प्रसुप्ति भंग हो जाएगी और क्या हो जाता है? वे बीज अंकुरित हो जाते हैं। यानी जिन बीजों के लिए प्राकृतिक रूप से शीतोपचार की आवश्यकता होती है उन बीजों को कृत्रिम रूप से क्या करें? अपन फ्रिज में रख दें उस समय के लिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, तो वो उनकी प्रसुप्ति है वो भंग हो जाती है और अंकुरित हो जाते हैं। तीसरा आता है एकांतरिक तापक्रमों का उद्भाषण। एकांतरित तापक्रमों का उद्भाषण। एकांतरिक का मतलब पहले एक बार अधिक तापमान में रखें, एक बार कम तापमान में, एक बार अधिक तापमान में, एक बार गर्म करें बीजों को, एक बार शीतोपचार करें, फिर गर्म करें, शीतोपचार करें। यानी कुछ पौधों के बीजों की प्रसुप्ति भंग करने के लिए उच्च और निम्न तापक्रम पर एकांतरिक रूप से क्या करते हैं? उनको उपचारित करते हैं ताकि क्या हो जाए? वो एकांतरिक रूप से, यानी उच्च तापमान पे, फिर निम्न तापमान पे, फिर उच्च पे, फिर निम्न पे, ऐसे अपन उन्हें उपचारित करेंगे तो उनका क्या हो जाता है? प्रसुप्ति भंग हो जाता है। चौथी आती है प्रकाश। यानी कुछ पौधों के बीज धनात्मक प्रकाश स्फुटी होते हैं जिन्हें लाल प्रकाश से उपचारित करके उनके अंदर क्या कर देते हैं? अंकुरण क्षमता को बढ़ा देते हैं। यानी कुछ पौधों के बीज क्या है? धनात्मक प्रकाश स्फुटी हैं, तो प्रकाश के द्वारा स्फुटित होते हैं, अतः उनको लाल प्रकाश में उपचारित करके उनकी प्रसुप्ति को भंग करके उन्हें अंकुरण योग्य बना लिया जाता है या तुरंत उन्हें अंकुरित करा दिया जाता है। अगला दाब। कुछ पौधों के बीजों को 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 2000 ATM वो यानी वायुमंडलीय दाब पर उपचारित किया जाए तो इनके बीजावरण कमजोर हो जाते हैं एवं पारगम्यता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे इनकी अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। अंकुरण क्षमता क्या हो जाती है? यानी कुछ पौधों के बीजों को 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 2000 वायुमंडलीय दाब के ऊपर रखा जाए तो उनके बीजावरण कमजोर हो जाते हैं और उनके बीजावरण कमजोर होने से क्या हो जाएगा? अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। अगला बिंदु आता है वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग। वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग, हाँ जी, यानी वे बीज जिनमें प्रसुप्ति का कारण वृद्धि निरोधक होते हैं। यानी प्रसुप्ति का कारण क्या होते हैं? का कारण वृद्धि निरोधक। वृद्धि निरोधक क्या था? ए बी ए। तो वृद्धि निरोधक क्या होते हैं? प्रसुप्ति का कारक या कारण होते हैं। उन्हें भाई क्या करेंगे? वृद्धि जो प्रवर्धक हैं उनका उपयोग करके उनकी प्रसुप्ति को भंग किया जा सकता है।
क्या छिड़केंगे? जिब्रेलिन या इथाइलिन आदि का छिड़काव करके उनकी प्रसुप्ति को भंग कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वसंतीकरण। हाँ भाई, पौधों में पुष्पन हेतु दीप्ति काल के साथ साथ तापमान का भी गहरा प्रभाव होता है। यानी पौधों में पुष्पन के लिए क्या क्या चाहिए? दीप्ति काल के साथ साथ तापमान की भी आवश्यकता होती है। यानी पौधों में पुष्पन के लिए दीप्ति काल के साथ साथ तापमान का भी गहरा प्रभाव होता है। पौधों में तापक्रम के इस प्रभाव का अध्ययन किसने किया? लायसेनको ने चावल की दो किस्मों के अंदर किया। चावल की दो किस्मों में कौन कौन सी किस्म? दो किस्म, एक तो शीत किस्म और एक वसंत किस्म के अंदर किया। एक वर्षीय पौधों में पुष्पन हेतु प्रकाश प्रथम कारक व तापमान द्वितीय कारक होता है। प्रकाश है वो प्रथम कारक होता है एक वर्षीय पौधों में। जो एक वर्षीय पौधे होते हैं उनके अंदर प्रकाश है वो पहला कारक होता है और तापमान दूसरा कारक है पुष्पन के लिए। जबकि द्विवर्षीय पौधों के अंदर प्रथम वर्ष में केवल कायिक वृद्धि होती है। पहले वर्ष में तो कायिक वृद्धि होगी प्रथम वर्ष में, और दूसरे वर्ष में क्या होता है भाई? पुष्पन क्रिया आरंभ होती है। लेकिन इनमें पुष्पन से पहले शीत ऋतु में निम्न तापक्रम पे उपचारित होना आवश्यक होता है, जो प्राकृतिक रूप से शरद ऋतु में वे उपचारित हो जाते हैं। यदि इन पौधों को शीत उपचारित नहीं करते तो द्विवर्षीय पौधों में जनन अवस्था प्रारंभ न होकर केवल कैसी अवस्था? अगर मान लो इन पौधों को क्या नहीं किया जाए, शीत उपचार नहीं किया जाए, तो इनमें केवल कौन सी अवस्था ही चालू रहेगी? कायिक अवस्था। कहने का मतलब है 1 साल तक ये कायिक अवस्था में वृद्धि की, दूसरे साल में क्या जाएंगे? ये जनन अवस्था में। लेकिन अगर शीत उपचार नहीं हुआ तो इनमें जनन अवस्था न आकर के केवल कैसी अवस्था चलती रहेगी? कायिक अवस्था चलती रहती है। अब ऐसे पौधों को क्या करें हम? शीतोपचार करके जनन अवस्था में प्रवेश कराया जाता है। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि शीतकालिक किस्मों में, यहाँ से परिभाषा हो जाएगी, शीतकालिक किस्मों में कृत्रिम शीतोपचार द्वारा ग्रीष्म ऋतु में पुष्पन कराया जा सकता है। अर्थात पौधों में शीतोपचार द्वारा पुष्पन कराया जाना वसंतीकरण कहलाता है। वसंतीकरण कहलाता है। हाँ भाई, ऐसे पौधों के बीजों को अपन क्या कर लेते हैं? अंकुरण से पहले ही शीतोपचारित करा देते हैं, जिससे उनमें सीधे क्या आ जाती है? पुष्पन की योग्यता अर्जित हो जाती है। हाँ,
देखिए इस तकनीक के अंदर क्या करते हैं, सर्वप्रथम बीजों को भिगोकर अंकुरण हेतु छोड़ दिया जाता है। भिगोकर के क्या कर देते हैं, अंकुरण के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर अंकुरित बीजों को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उपचारित किया जाता है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उपचारित किया जाता है। शीतोपचार की यह अवधि भिन्न भिन्न किस्मों के लिए अलग अलग होती है, जो कुछ घंटों से लेकर के कुछ सप्ताह या कुछ दिनों तक की हो सकती है। शीतोपचार के समय पत्तियों में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो वसंतीकरण को नियंत्रित करते हैं। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है, वर्नेलीन कहा जाता है। क्या नाम दिया गया, वर्नेलीन। और ये जो वर्नेलीन है ये फ्लोरीजन का पूर्वगामी है, फ्लोरीजन का पूर्वगामी होता है। अर्थात शीतकालिक जो पौधे होते हैं वो कम तापमान के ऊपर वर्नेलीन का निर्माण करते हैं, और वर्नेलीन है वो फ्लोरीजन उत्पन्न करता है जिससे पौधों में पुष्पन होता है। कहने का मतलब शीतकालिक पौधे क्या बनाते हैं, निम्न ताप पे वर्नेलीन बनाते हैं। ये वर्नेलीन द्वारा फ्लोरीजन बनाया जाता है जो पुष्पन के लिए आवश्यक होता है। यदि वसंतीकृत बीजों या पौधों को अधिक तापमान से क्या कर दिया जाए, उपचारित कर दिया जाए। अपन ने भाई शीत उपचारित कर दिया तो ये क्या बन गया, वसंतीकृत हो गए। अब वसंतीकृत बीजों को अधिक तापमान पे, वसंतीकृत बीजों को अधिक तापमान पर रख दें तो क्या होगा, वसंतीकरण का प्रभाव नष्ट हो जाता है, जिसे विवसंतीकरण कहते हैं, जिसे विवसंतीकरण कहते हैं। यानी वसंतीकरण की क्रिया को हटाया जाना क्या कहलाता है, विवसंतीकरण कहलाता है। अब ये वर्नेलीन और फ्लोरीजन ये काल्पनिक हार्मोन है, ऐसे कल्पना ही की जाती, काल्पनिक हार्मोन है जो अभी तक पृथक नहीं किया जा सका है। वैसे इनकी कल्पना ही की जाती कि भाई ऐसा होता होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीर्णता। नेक्स्ट टॉपिक जीर्णता। जीर्णता यानी प्रकृति पर कोई भी जीव अमर नहीं होता, अर्थात सभी जीवों की मृत्यु निश्चित होती है। जो जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य होती है। लेकिन जीवन अवधि अलग अलग जीव की अलग अलग होती है। कोई जीव घंटे की जीवन अवधि होती है, कुछ की मिनटों में जीवन अवधि होती है, और कुछ की वर्षों की जीवन अवधि पाई जाती है। सजीव परिपक्व अवस्था ग्रहण करने के बाद से लेकर मृत्यु तक के काल को जीर्णता कहते हैं। यानी सजीव के परिपक्व अवस्था से लेकर मृत्यु तक के काल को क्या कहा जाता है, जीर्णता कहा जाता है। जीर्णता यानी वृद्धावस्था। बाल्यावस्था के बाद जननावस्था, या बाल्यावस्था को हम कायिकावस्था भी कह सकते हैं, कायिकावस्था, जननावस्था और वृद्धावस्था। इस काल में जीव कमजोर हो जाता है और उसकी कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे वृद्धावस्था में कम हो जाती है। उपापचय क्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं, शुष्क भार में क्या आती है, कमी आने लगती है, और अंत में जीव की मृत्यु हो जाती है। एक वैज्ञानिक हुए लियोपोल्ड, उसने जीर्णता को 4 भागों में बांटा। जीर्णता को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। पहली आती है संपूर्ण पादप जीर्णता।
संपूर्ण पादप जीर्णता, यानी अधिकांश जो एक वर्षीय पौधे जैसे गेहूं है, गेहूं, बाजरा, सरसों, एक वर्षीय पौधे जैसे गेहूं, बाजरा, सरसों में पादप भाई जीर्णावस्था के बाद में पीला पड़ करके सूख जाता है, पीला पड़कर सूख जाता है। अब उसमें कितना ही भाई, जैसे गेहूं की फसल है या बाजरे की फसल है, पक जाएगी, पकने के बाद में उसमें कितना ही खाद पानी क्यों ना दिया जाए, वो धीरे धीरे अपने आप पौधा पूरा सूख जाता है। इसे बोलते हैं संपूर्ण पादप जीर्णता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संपूर्ण पादप जीर्णता। दूसरा होता है शीर्ष, शीर्ष इसको प्ररोह जीर्णता, यानी इस प्रकार की जीर्णता में प्रतिवर्ष पादप का ऊपरी भूमिक भाग, ये भूमि से, जैसे ये भूमि है, भूमि से ऊपर का जो ये भाग है ये मृत हो जाता है। प्रतिवर्ष भूमि से ऊपर का भाग मृत हो जाता है, लेकिन नीचे वाला जो भाग है, भूमि के नीचे का भाग है, वो जीवित रहता है, जो अगले वर्ष इस भाग से कलिकाएं प्रस्फुटित होकर के नया पादप बना लेती हैं या नई कलिकाएं निकल आती हैं। इसको बोलते हैं प्ररोह जीर्णता। प्ररोह का मतलब ऊपर, भूमि से ऊपर वाला भाग ये प्रतिवर्ष मृत हो जाएगा और नीचे वाले भाग से कलिकाएं निकल करके फिर से पौधे का निर्माण कर लेती है। तीसरा आता है पर्णपाती जीर्णता, यानी बहुत से पौधों में जड़ में क्या होती हैं, ये पत्तियां हैं, ये जड़ जाती हैं और फिर इनके स्थान पर नई पत्तियां आ जाती हैं। अर्थात पत्तियां हैं, उनमें उनके अंदर जीर्णता आएगी, वे पतझड़ के मौसम में जड़ जाती हैं, लेकिन जड़ और तना जीवित रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में तने से फिर से पत्तियां निकल आती हैं। इसको अपन पर्णपाती जीर्णता कहते हैं। चौथा होता है क्रमिक जीर्णता, यानी अधिकतर एक वर्षीय पादपों में सबसे पहले पुरानी पत्तियां, सबसे पहले तो ये पुरानी पत्तियां क्या हो जाती हैं, जड़ती हैं। इसके बाद नई वाली पत्तियां जड़ती हैं, फिर तना, जड़ें, शीर्ष ये सारे मृत हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रमिक जीर्णता। तो ये क्रमिक जीर्णता में क्रम वाइज जो पत्तियां पहले आई हैं वो पहले मृत होंगी, बाद में आई हैं वो बाद में, फिर धीरे धीरे तना, जड़ें सारी की सारी मृत हो जाती हैं। इसे क्रमिक जीर्णता कहते हैं। एबीए, इथाइलिन, एबीए और इथाइलिन जीर्णता को प्रेरित करते हैं, यानी जल्दी वृद्धावस्था को लाते हैं, जीर्णता को प्रेरित करते हैं। एबीए पर्ण जीर्णता व इथाइलिन फल जीर्णता को प्रेरित करता है। ये तो एबीए पर्ण पत्तियों को झाड़ता है और इथाइलिन है ये फलों के अंदर जीर्णता उत्पन्न करता है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन अधिकांश मामलों में जीर्णता को रोकते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये जीर्णता को रोकते हैं, जीर्णता को रोकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विलगन। विलगन यानी मातृ पौधे से, जो मातृ पौधा है, मातृ पौधे से पत्तियों का, पुष्पों का, फलों का पृथक होकर गिरना क्या कहलाता है? मातृ पौधे से पत्तियों, पुष्पों, फलों का अलग होकर गिरना क्या कहलाता है? विलगन कहलाता है। विलगन यानी अलग होना। यह एक जैविक प्रक्रम है जो कोशिकाओं के परिवर्धन के कारण होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाओं के मध्य में एक पट्टिका बन जाती है। जैसे ये पत्ती है और यहाँ पे जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे एक पट्टी टाइप में ऐसे बन जाती है, पट्टी बन जाती है और जो पट्टी एवं बाह्य भित्तियों पर पैक्टिनेज और सेल्यूलोज का पाचन कर लिया जाता है।
जिससे उस क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं वो ऊतक मुलायम और कमज़ोर हो जाते हैं और अंत में जो पत्ती, फूल या फल हैं वो वहाँ से टूट करके गिर जाते हैं। तेज हवा के झोंकों व अन्य कारकों के कारण भी पादप के अंग हैं वो टूटकर गिर सकते हैं। आज का हमारा ये जो पाठ है ये यहीं पे समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें।